हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सेमीकंडक्टर चैप्टर में आज हम लोग ये टॉपिक लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड तीन टाइप के होते हैं। एक तो होगा मेटालिक, दूसरा होगा इंसुलेटर, तीसरा होगा सेमीकंडक्टर। तो हम लोग दो तरह से मतलब जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मेटल्स का यानी कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर का। दो तरह से, दो मेथड से हम लोग मतलब जो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला मेथड है, देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसको थोड़ा समझना है कैसे क्या होता है, एनर्जी बैंड कैसे बनता है। अच्छा, ये आसान है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। जैसे मेटल है, मेटल का हाई कंडक्टिविटी होता है। क्यों होता है हाई कंडक्टिविटी? तो मेटल में तो आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसलिए ज़रा सा वो एनर्जी मिला बैटरी देके या और कोई ढंग से आप एनर्जी दिए कि इलेक्ट्रॉन जो है चलना शुरू कर देगा, यानी करंट बहना शुरू कर देगा मेटल में। उसका वैल्यू लिखा हुआ है सिग्मा, माने कंडक्टिविटी। सिग्मा का वैल्यू लिखा हुआ, एक मोटा मोटी ये रेंज है, ये कोई ऐसा थी नहीं है कि यही रेंज में होगा। एक मोटा मोटी रेंज है कि 10⁻² to 10⁸ साइमन पर मीटर होता है। कंडक्टिविटी का ये यूनिट है SM इनवर्स, साइमन पर मीटर। और अगर रेजिस्टिविटी जानना है तो हाई रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी है तो लो रेजिस्टिविटी होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होता है। इसलिए इसी वैल्यू को आप 1/, करके लिख सकते हैं अगर रेजिस्टिविटी के रूप में देना है तो। अच्छा, हम कंडक्टिविटी के रूप में दिए हैं। और सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होता है। कहने का मतलब मेटल्स का और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी होता है, और उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा का करीब करीब वैल्यू रेंज दिया हुआ इतना साइमन मीटर होता है। और तीसरा है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का तो बहुत कम कंडक्टिविटी होता है, देखिए ना कितना, 10⁻⁻⁹ to 10⁻⁻11 साइमन पर मीटर। इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी मतलब जो सोर्स जो हम लोग एनर्जी का देते हैं, बैटरी, जनरेटर या और कोई चीज़ भी देते हैं, उससे आपको इंसुलेटर में करंट नहीं बहेगा। शायद पहले भी हमने चर्चा किया था कि इंसुलेटर भी थोड़ा कंडक्टर में बदल जाएगा, आपको बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी ज़्यादा एनर्जी वाला सोर्स देना पड़ेगा तब। लेकिन उसकी बात छोड़िए, अभी हम लोग सोच रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में तो इंसुलेटर जो है वो लो कंडक्टिविटी का होता है, यानी हाई, वेरी हाई रेजिस्टिविटी आप कह सकते हैं। और सेमी कंडक्टर जो है ये थोड़ा सा इसका कंडक्टिविटी होता है। कहने का मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर फ्री हो सकता है, बहुत कम, तो वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन ही उसको कंडक्टिव बना सकता है, यानी थोड़ा करंट बहेगा। अच्छा, तो यही आपका था, ये क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, एक चीज़ देखिए,
हम लोग तो इस चैप्टर में एक्चुअली सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर है, जो उसमें हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने के लिए। तो सेमी कंडक्टर्स जो है वो किस किस रूप का हो सकता है, तो एलिमेंट में आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम SiNge ये हो सकता है। कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स में ये देखिए 3 कैटेगरी का दिया हुआ है, जिसमें पहला कैटेगरी जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो बनते हैं आजकल वो ज़्यादा चाहे ये सिलिकॉन से या कुछ जर्मेनियम से मान लीजिए, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इससे बनते हैं। ये क्या है, गैलियम आर्सेनाइड का एलॉय है, यह है कैडमियम सल्फाइड, यह है इंडियम फॉस्फाइड। तो इस टाइप का जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो भी काफ़ी यूजफुल है हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बनाने में, और इधर सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे थोड़ा ऑर्गेनिक भी कंपाउंड है, जैसे एंथ्रासिन वगैरह, या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है आपको, ये देखिए ना, पॉलीपायरोल एट्सेट्रा। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ये एलिमेंटल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इससे ज़्यादा बनता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो यही आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। आपको कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन बड़ा ठीक ढंग से किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स होता क्या है, एक तो पहले बैंड माना पट्टी। आप तो पट्टी में क्या होता है, कोई चीज़ मान लीजिए एनर्जी ही सबसे ज़्यादा इस साइड, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, माने एक कंटिन्यूअस, मतलब जो पैटर्न में अगर एनर्जी या एनर्जी लेवल है तो उसको हम लोग कहेंगे एनर्जी बैंड्स। तो कैसे ये बनता है, तो देखिए बोर अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वह रिवॉल्व करता है। इसको प्लानेटरी मॉडल कहा जाता है, प्लानेटरी मॉडल ऑफ एटम बोर ने दिया था। लेकिन कुछ कारणों से वो दिया तो बहुत बेसिक चीज़ जो अभी माने वो चीज़ लागू है, लेकिन कुछ चीज़ कमी के कारण उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। खैर जो भी हो, तो ये बोर का एक्सेप्ट तो किया गया, मतलब लेकिन कुछ चीज़ वो भी नहीं अभी तक एक्सप्लेन हो सका है। खाली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक मतलब जो एटम्स है उसके बारे में कुछ थोड़ा ज्ञान हुआ, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लेक्स आपको जो बनता है उसका रेडिएशन से, तो वो मतलब जो नहीं बढ़िया से समझ में आता है। इसीलिए लेकिन फिर भी सबसे अच्छा एटॉमिक मॉडल बोर ने ही दिया था फाइनली, जो अभी तक हम लोग उसी लाइन पर चलते हैं। लेकिन वही है, थोड़ा स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका कि क्यों ऐसा होता है, स्पेक्ट्रम देता है। खैर जो भी हो, वो एक अलग बात है। उसके लिए हम लोग एटॉम्स चैप्टर जब मतलब पढ़ेंगे तब उसमें ये सब चीज़ क्लियर होगा। अच्छा, तो अभी आप देखिए, तो बोर मॉडल के हिसाब से कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। जहाँ तहाँ नहीं घूम सकता है कोई ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट।
इसलिए उसका एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो मतलब फिक्स्ड होता है। यानी बोर मॉडल के हिसाब से कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस मतलब ऑर्बिट में घूम रहा है। जो नज़दीक ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के पास उसका एनर्जी कम होगा, जो दूर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्पीड से मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये तो हुआ कि कौन एटम, आइसोलेटेड एटम के केस में ऐसा हो सकता है। आइसोलेटेड एटम का मतलब हुआ दूसरे एटम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अकेले मान लीजिए जहाँ कोई दूसरा एटम का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वह जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट के हिसाब से उसका एनर्जी होता है। लेकिन सॉलिड में तो एक एटम नहीं रहता। सॉलिड में तो बहुत, जब एटम आकर के मिलेगा, क्लोज एक दूसरे से होगा, तब सॉलिड बॉडी फॉर्म होगा। तो जब वो एटम आकर के सॉलिड फॉर्म करता है नज़दीक आकर के दूसरे एटम का, तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है कि दूसरे एटम के कारण, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के कारण उस पर एक्शन होने लगता है और उसके कारण से इसका मोशन ही चेंज कर जाता है। डिफरेंट टाइप का, वो गोल गोल घूमने वाला मोशन जो था वो नहीं रह पाता है। तो इस तरह से जो मोशन चेंज होता है, तो इसके कारण कोई एक यूनिक पोजीशन हर एक इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक पोजीशन हो जाता है, और यूनिक पोजीशन अगर हो जाता है तो इसलिए उसका एनर्जी लेवल भी एकदम सबका अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। और ये एनर्जी लेवल वही एक सीक्वेंस में कंटिन्यूअस वेरिएशन के साथ में जो सजा रहता है, उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड। मैं समझता हूँ बात क्लियर है, फिर कह देते हैं। जब एटम्स नज़दीक आकर के सॉलिड फॉर्म करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है हर एक एटम में, वो अब बोर टाइप का मोशन नहीं रहता है, बोर मॉडल टाइप का। अब जो है उसका मोशने बदल जाता है। मोशन बदल जाता है तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के अगल बगल जो चार्जेज हैं वो हर एक का अलग अलग डिफरेंट चार्ज हो जाता है, क्योंकि हर एक एटम का यूनिक पोजीशन हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का यूनिक पोजीशन हो जाता है। तो उसके कारण हर एक इलेक्ट्रॉन का आपको एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट एनर्जी जो ये एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन के रूप में आपको सज जाएगा। इसी को कहते हैं एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी बैंड जो है हो सकता है सारा के सारा का एक ही मतलब जो बैंड बने, या डिफरेंट बैंड बने, 2 या 3 बैंड, यानी बैंड और बैंड के बीच गैप हो सकता है, या कंटिन्यूअस मान लीजिए एक बैंड भी बन सकता है कुछ सिचुएशन में, या डिफरेंट बैंड्स में रह सकता है। तो इस आधार पर हम लोग जो हैं भी सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, एनर्जी बैंड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ लिख दिया है। वो चीज़ थोड़ा सा है न, अच्छी बात है उसको जानना। देखिए लिखे हैं कि पोजीशन के कारण ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्यों भाई?
तो ईच इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए क्रिस्टल हैज ए यूनिक पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग चार्जेज। जो मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग चार्ज के रेस्पेक्ट में, अगल बगल जो उसका चार्ज है उसके रेस्पेक्ट में हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है यूनिक पोजीशन हो जाएगा। और दस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, इसलिए हर एक का अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल हो जाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन का। तो कहता है कि दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। इसलिए व्हाट इज एनर्जी बैंड क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में ही आता है, तो आप ये एक दो लाइन जो है इसको बढ़िया से समझ करके लिख लीजिएगा तो एनर्जी बैंड का डिफिनीशन हो जाएगा। और देखिए एनर्जी बैंड दो तरह का होता है एनर्जी बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। आगे हम वैलेंस बैंड को लिखेंगे VB और कंडक्शन बैंड को लिखेंगे CB शॉर्ट में। वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल जो है वो लो होता है कंपेयर टू कंडक्शन बैंड का, ये आप जानिए। कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है वैलेंस बैंड से। अच्छा, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर गैप है तो उसी गैप को कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड। बात समझ रहे हैं कि अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल एनर्जी लेवल अब वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल के बीच जो गैप है उसको कहते हैं एनर्जी गैप। EG द्वारा उसको दिखाते हैं, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल g, कैपिटल E सबस्क्रिप्ट में स्मॉल g, EG माने एनर्जी गैप। और दूसरा नाम उसका है फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन इसलिए कहा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा या मान लीजिए वैलेंस बैंड में रहेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये बात भी आप समझ गए कि किसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, किसको कहते हैं वैलेंस बैंड, क्या होता है एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप क्या हो सकता है, ये स्मॉल हो सकता है या जीरो हो सकता है या लार्ज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो देखिए यही जो है एनर्जी गैप के बेसिस पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन जो एनर्जी बैंड में होता है। यहाँ देखिए कंडक्टर मान लीजिए मेटल। यहाँ देखिए यहाँ दो फोटो दिया हुआ है, ठीक से समझना है। फोटो नंबर 1, या तो कुछ कंडक्टर इस टाइप का हो सकता है या कुछ इस टाइप का, दोनों में हम बताते हैं क्या फ़र्क है। ये देखिए EV माने एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है, ये टॉप है। उसके बाद सब नीचे लोअर लेवल का वैलेंस बैंड में एनर्जी स्टेट होता है। एनर्जी स्टेट दिखाए हैं, उसी एनर्जी स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन रहेगा बॉन्डेड। हाँ, और ये कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल को EC कहते हैं, वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल को EV कहते हैं, माने वैलेंस बैंड का एनर्जी, और इसको कंडक्शन बैंड का एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, देखिए हम जो फोटो बनाए हैं कि कंडक्शन बैंड मान लीजिए पार्शियली फिल्ड है,
यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें है, माने कुछ स्टेट में इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, और ऊपर भी तो बहुत सारा मतलब जो ये एनर्जी बैंड है, स्टेट है, एनर्जी का स्टेट। लेकिन शुरुए में लोएस्ट लेवल में इसी कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस बैंड में मान लीजिए ऊपर में ज़्यादा एनर्जी, ऊपर एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो वैलेंस बैंड में ऊपर वाला पोजीशन जो है एनर्जी स्टेट वो खाली है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला बाहर से, मतलब मेटल को, जिसका चाहे बिजली का एनर्जी हो चाहे हीट का एनर्जी हो, तो क्या होगा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर चला जाएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल में। तो जहाँ से हटेगा तो वैकेंसी हो जाएगा उस पोजीशन पर। हो सकता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर अगल बगल वाला भर दे, फिर उसका वैकेंसी हो जाएगा वहाँ पर। तो यानी वैकेंसी के कारण भी आपको कंडक्शन होगा। वैलेंस बैंड में वैकेंसी और इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के कारण, कंडक्शन बैंड में एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, और वैलेंस बैंड में वैकेंसी के कारण भी आपको ये कंडक्टर कंडक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये दूसरा केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी नीचे आ गया, ई भी ऊपर, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है, यानी कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड पर ओवरलैप किए हुए है। तो जब ओवरलैप का क्या हुआ है, तब तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी गैप 0 है, तो बड़ी आसानी से कंडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, यानी करंट बहना शुरू करेगा। तो ये आपका कंडक्टर का 2 सिचुएशन है, इसको ठीक से समझ लीजिए। अच्छा, इंसुलेटर, इंसुलेटर में देखिए कंडक्शन बैंड में खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी स्टेट रहे भी तो वो तो, लेकिन उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एनर्जी स्टेट तो रहेगा ही कंडक्शन बैंड में भी और वैलेंस बैंड में भी, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में है। तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर से बैटरी लगाइएगा या कुछ एनर्जी दीजिएगा तो वो चलना शुरू करेगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। यही कारण है कि इंसुलेटर जो है वो कंडक्टिव नहीं होता है, इसका एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी गैप माने कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल अब वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वह इट इज़ मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखने में तो लगता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। उसको हम लोग साधारण तरीके से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए लाखों लाख वोल्ट का आपको चाहिए सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का, तब लगाइएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में
और इंसुलेटर भी तब कंडक्टर टाइप का काम करने लगा। लेकिन वो बात छोड़िए, वो तो एक स्पेशल केस हुआ। आम तौर पर इंसुलेटर इसीलिए नहीं मतलब कंडक्टिव होता है कि सारा का सारा एनर्जी स्टेट्स जो है, एनर्जी बैंड्स, वो वैलेंस बैंड में ही रहता है और उसी में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहता है, उसमें नहीं जाता है, इसलिए कंडक्टिव नहीं होगा। सेमी कंडक्टर, देखिए यहाँ इसका एनर्जी गैप है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर का है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें समझिए कि 0 है। तो सेमी कंडक्टर में क्या है, तो एनर्जी गैप कम है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कम है। ऐसा कम नहीं कि 0 सो नहीं होगा, माने कुछ फाइनाइट वैल्यू है उसका। तो रूम टेम्परेचर पर बहुत कम मतलब एनर्जी उसको मिलता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से सी भी लिख दीजिए जैसे और सब में लिखे, और भी लिख दीजिए। कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको वैलेंस बैंड से ये गैप, एनर्जी गैप क्रॉस करके चला जाता है कंडक्शन में कुछ, इसीलिए वो थोड़ा सा आपको कंडक्टिव हो जाता है। एक बात और यहाँ जानने लायक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री एब्सोल्यूट, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी 0 केल्विन है, तो सेमी कंडक्टर में भी टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कंडक्शन बैंड में, मैंने बिल्कुल इस टाइप का है। इसीलिए एक लाइन अभी भी कह दे रहे हैं, हो सकता है आगे भी हम उसको बता दें कि 0 केल्विन पर, याद रखिए 0 केल्विन पर सेमी कंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी इंसुलेटर ही हो जाता है समझिए 0 केल्विन पर, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वह कंडक्शन बैंड में नहीं रहता है। तो यही आपको ये तीनों फोटो है, और यही चीज़ एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दिया है, ये दोनों का समझाया है, फिर इंसुलेटर का, फिर सेमी कंडक्टर का, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। वैसे मैं एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। इन द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ कंडक्टर, माने ये सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर लेवल कैन मूव टू हायर लेवल, electrons from lower level can move to higher level and creates possibility of conduction due to electrons in EC, यानी आपको electrons in conduction band CB, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें वैकेंसी, वैकेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वैकेंसी बच गया, आगे पढ़िएगा उसी वैकेंसी को होल कहते हैं, वो अभी नहीं बोलेंगे, वो आगे जब डिस्कशन होगा। इन सेकेंड सिचुएशन एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि तो ओवरलैप किए हुए, देखिए ना, ई भी ऊपर बना हुआ है और इसी नीचे, माने ये मान लीजिए है ये कंडक्शन बैंड, आइए वैलेंस बैंड, तो है इस तरह से चढ़ा हुआ है। कहने का मतलब वैलेंस बैंड से आराम से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्टर बन जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब कंडक्ट करेगा चार्ज को, तो यही दिया हुआ है। तो हाँ, क्रिएट्स पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड वैकेंसीज इन वैलेंस बैंड, इसका लिखा पहला का लिखा है। इन सेकेंड सिचुएशन, मैंने कंडक्टर का ही सेकेंड सिचुएशन में Eg इक्वल टू 0, शो नो डिफिकल्टी इन कंडक्शन,
क्योंकि वो तो वैलेंस बैंड से भी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा आराम से। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यानी करंट बहाना शुरू करता है। फॉर इंसुलेटर Eg ग्रेटर देन Ev, सो कंडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। आपको बताए ही कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ऊपर अगर हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कंडक्शन। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है कंडक्शन बैंड में। फॉर सेमी कंडक्टर Eg लेस देन Eg माने एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज स्मॉल बट फाइनाइट, माने कुछ वैल्यू उसका होगा। सो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स इन Vb कैन रीच Cb एंड काउज सम कंडक्शन। यानी रूम टेम्परेचर पर अगर रहेगा ये सेमी कंडक्टर तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से हो सकता है 1 2 3 जो भी हो निकल के कंडक्ट का उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, वो उड़ के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और थोड़ा सा सेमी कंडक्टर को कंडक्टिव बना देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। यही है आपका क्लासिफिकेशन 2 तरह से, कंडक्टिविटी बेसिस पर और एनर्जी बैंड पर। एनर्जी बैंड कैसे बनता है, क्या बनता है, इसको बढ़िया से समझना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पसंद है लाइक कर दीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो पहुंचता रहे और स्टडी आपका चलता रहे। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी व्हाट्सएप से वीडियो भेज दीजिए, देखेगा समझेगा हर एक बात को ठीक से। दैट्स ऑल, थैंक यू।